नमस्कार शिक्षार्थियों। आज हम जेंडर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि जेंडर की समझ हमारे विकास, अभ्यास प्रसार और सामुदायिक संसाधन प्रबंधन की समझ में क्या योगदान देती है। हम पिछले कुछ हफ्तों से जेंडर समूहों के साथ तथा पुरुषों और महिलाओं के साथ काम करने के विचार पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज हम वास्तव में विशेष रूप से परिसंपत्ति, एजेंसी और सशक्तिकरण के संदर्भ में जेंडर से हमारा क्या मतलब है, इसके कुछ हिस्सों की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आज के व्याख्यान में हम मूलतः 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे। जेंडर संबंधों से हम क्या समझते हैं, विकास, अनुसंधान और अभ्यास के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है, और हम रोजमर्रा के जीवन में जेंडर आधारित शक्ति संबंधों को कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि जेंडर क्या है। हम जेंडर को कैसे परिभाषित करते हैं। यह केवल पुरुष या महिला के रूप में आपकी लैंगिक पहचान के बारे में नहीं है, बल्कि यह वास्तव में एक सामाजिक संरचना है जो यह तय करती है कि किसी दिए गए समाज में पुरुष या महिला, लड़का या लड़की होने का क्या अर्थ है। यह घरेलू समुदायों और संस्कृतियों के भीतर विशिष्ट भूमिकाओं, स्थितियों और अपेक्षाओं को वहन करती है। यदि आप इस स्लाइड पर दिए इस चित्र को देखें, आमतौर पर जब हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, यदि यह एक लड़की है तो हम उसे उपहार के रूप में खेलने के लिए गुड़िया देते हैं, और यदि लड़का है तो हम उसे खेलने के लिए कार, ट्रक या बंदूकें उपहार में देते हैं। और यह प्रतीक को दर्शाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि एक लड़की या लड़के के रूप में उनसे क्या अपेक्षाएं हैं। जब हम जेंडर विश्लेषण या विश्लेषण में जेंडर के बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ बातों को याद रखना चाहिए। पहला, जैसा कि मैंने अभी कहा, यह एक पुरुष या एक महिला होने के जैविक शारीरिक अंतर से जुड़ा है, लेकिन यह जैविक शारीरिक मतभेदों के कारण नहीं है। यदि आप दाईं ओर की तस्वीर को देखें तो यह भारत के उड़ीसा के कोरापुट जिले का एक आदिवासी व्यक्ति है जो अपने छोटे बच्चों की देखभाल कर रहा है। वह पालन पोषण का कार्य कर रहा है, जबकि उसकी पत्नी किसी अन्य काम में व्यस्त है। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो पुरुषों को देखभाल की भूमिका निभाने से रोके, लेकिन यह एक सामाजिक निर्माण है कि यह एक माँ का कार्य है, वही देखभाल करने वाली महिला है, और पुरुष अपनी नौकरी या अपने काम में व्यस्त रहते हैं। जब हम जेंडर के बारे में बात करते हैं तो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है, आप हमारे विश्लेषण और अभ्यास दोनों के भीतर जेंडर को कैसे समझते हैं। इसे पहचान चिन्हों द्वारा संयुक्त रूप से आकार दिया जाता है, जैसे कि जातीयता, जाति, वर्ग, गोत्र, धर्म, जीवन काल, सामाजिक लिंग आदि। ये पहचान समावेश और बहिष्करण के विभिन्न रूपों की मध्यस्थता करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक दलित महिला और एक उच्च वर्ग या उच्च जाति की महिला को देखें तो वे दोनों महिलाएं हैं, लेकिन जिन संसाधनों तक उनकी पहुंच है, उनके पास किस प्रकार के अवसर हैं, वे शक्ति संबंध हैं जिनमें वे अंतर्निहित हैं, आदि के आधार पर उनकी सामाजिक पहचान और अनुभवों में अंतर होगा। यह वास्तव में अगला बिंदु है कि आपकी सामाजिक पहचान संपत्ति या श्रम बाजार के अवसरों दोनों पर संसाधनों तक आपकी पहुंच को निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए, उच्च जाति की महिलाओं को बाजार जाने और काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जबकि दलित या आदिवासी महिलाओं को बाजारों में पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है। उनसे काम करने की उम्मीद की जाती है। जेंडर संबंधों और जेंडर भूमिकाओं के बारे में हमारी समझ भी क्षेत्रों और संस्कृतियों में भिन्न होती है। तो अगर मैं अभी एक बहुत ही समकालीन उदाहरण लूं, तो आइए इसे मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में देखते हैं। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और बांग्लादेश में मुसलमान बहुसंख्यक हैं। ये दोनों लोकतंत्र हैं, और अगर आप आज अफगानिस्तान को देखें, जिस पर तालिबान ने अभी अभी नियंत्रण किया है और जहां उन्होंने तय किया है कि एक शरिया राज्य होगा। मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो इन 3 अलग अलग संदर्भों में उनके पास बहुत अलग अनुभव हैं। भारतीय संदर्भ में बाहर जाने और काम करने की उनकी क्षमता की कुछ सीमाएं हो सकती हैं। बांग्लादेश में हम पाते हैं कि अधिकांश महिलाएं काम कर रही हैं, उदाहरण के लिए कपड़ा कारखानों में। यदि आप ढाका जाते हैं तो सुबह सुबह आप महिलाओं को अपने लंच बॉक्स के साथ सड़क पर देख सकते हैं। और अब अफगानिस्तान के संदर्भ में बात करें तो शायद यहाँ महिलाओं की गतिशीलता तथा बाहर निकलने और काम करने की क्षमता पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। यह शीघ्र दिखाई देगा। दूसरी बात यह है कि जेंडर संबंध भी समय के साथ और एक व्यक्ति के जीवन काल के माध्यम से बदलते हैं।
आइए इसे समझते हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देखते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो लड़कियों और लड़कों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। वे खेल सकते हैं, वे स्कूल जा सकते हैं और अपने माता पिता के घर जा सकते हैं इत्यादि। जब एक युवती की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल में नई दुल्हन होती है, तभी उस पर बहुत सारी पाबंदियां शुरू हो जाती हैं। उसके पास काम का अत्यधिक बोझ और कम स्वतंत्रता होती है। जब उसके बच्चे हो जाते हैं और वह माँ या सास बन जाती है, तो मुझे लगता है कि उसके पास फिर से बहुत अधिक अधिकार होते हैं। तो यह कुछ ऐसा है जिसे आपको जेंडर विश्लेषण के बारे में याद रखने की आवश्यकता है। कुछ प्रमुख अवधारणाएं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहला वास्तव में जेंडर भूमिकाओं, जेंडर जरूरतों और रुचियों के बारे में है। कैरोलाइन मोजर ने 1993 में महिलाओं की ट्रिपल भूमिकाओं के बारे में लिखा था। क्योंकि ये ट्रिपल भूमिकाएं पुरुषों पर भी लागू होती हैं, मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे अलग है। तो पहली उत्पादक भूमिका है, जो उत्पादन के बारे में है। चाहे वह खेती हो, वन उपज का संग्रह हो, नौकरी के लिए बाहर जाना हो इत्यादि। दूसरे प्रकार का कार्य प्रजनन कार्य है, जो वास्तव में देखभाल कार्य, घरेलू कार्य, घर का रखरखाव, पानी लाना, ईंधन की लकड़ी लाना आदि है। और तीसरी तरह के काम को उन्होंने सामुदायिक प्रबंधन कहा है। जब हम समुदायों में रहते हैं तो हम सभी कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो समुदाय के लिए प्रासंगिक होते हैं। अक्सर महिलाओं के लिए ये स्वयंसेवी गतिविधियां होती हैं, जैसे स्कूल को सहयोग देना, हैंडपंप के पास के क्षेत्र की सफाई करना। जबकि जब पुरुष इन भूमिकाओं को निभाते हैं तो वे बहुत अधिक औपचारिक होते हैं और कभी-कभी इसके लिए उन्हें भुगतान भी किया जाता है। जैसे कि उनके पास राजनीतिक नेतृत्व की भूमिकाएं हो सकती हैं, पंचायतों का नेतृत्व हो सकता है आदि। जेंडर विश्लेषण का दूसरा पक्ष वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो आपकी आवश्यकताओं और रुचियों के बारे में है, और हम इसमें दो तरह से अंतर करते हैं। पहला है व्यवहारिक, जो कि आपकी तत्काल जरूरतों, रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित है। इसलिए अगर मुझे पानी इकट्ठा करने की जरूरत है, अगर मेरे पास पीने का साफ पानी नहीं है, तो यह एक तत्काल वास्तविक जरूरत है जिसे संबोधित करने की जरूरत है। और दूसरा है रणनीतिक, जो वास्तव में जेंडर संबंधों में असमानताओं को चुनौती देता है। यह परिवर्तन चाहता है, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी केवल महिलाओं की क्यों होनी चाहिए। इसके लिए वास्तव में स्तनपान के अलावा किसी भी प्रकार की जैविक भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है। पालन पोषण का कार्य एक ऐसा कार्य है जो पुरुषों द्वारा भी समान रूप से किया जा सकता है। अगला मुद्दा वास्तव में जेंडर संबंधों के सामाजिक संबंधों में अंतर्निहित होने के बारे में है। और यहाँ मैं वापस उसी पक्ष की बात करना चाहूंगी जो मैंने अभी अभी प्रतिच्छेदी पहचान के संदर्भ में की थी, कि किस तरह से लोग एक दूसरे के संदर्भ में, उन संसाधनों के संदर्भ में जिन तक उनकी पहुंच है, उन गतिविधियों के संदर्भ में जो वे करते हैं, सत्ता संबंध जिसमें वे अंतर्निहित हैं के संदर्भ में उनकी क्या स्थिति है। यह उनकी विभिन्न पहचानों से आकार लेता है, चाहे वह जाति, धर्म आदि हो। नायला कबीर एक अतिरिक्त बात भी करती हैं, ये सामाजिक संबंध केवल घरेलू स्तर पर नहीं है। ये जेंडर संबंध न केवल घरेलू स्तर पर बने हैं, बल्कि ये समाज के विभिन्न स्तरों पर मौजूद हैं। उदाहरण के लिए आपके पास सामुदायिक स्तर पर बाजारों के भीतर जेंडर संबंध हैं। श्रम बाजारों में मजदूरी भेदभाव है। यह गति और हमारी पसंद निर्धारित करती हैं। और ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो महिलाएं कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, क्योंकि कुछ नौकरियां महिलाओं के लिए स्वीकार्य हैं और कुछ स्वीकार्य नहीं हैं। इसी तरह आपके पास संपूर्ण कानूनी ढांचा या नीति शासन क्षेत्र या राज्य शासन क्षेत्र है। कानून क्या है? क्या वे समान हैं? क्या वे समान नहीं हैं? मैं आपको भूमि तक पहुंच का एक उदाहरण दूंगी। एक प्रमुख संसाधन के रूप में भले ही महिलाएं भूमि पर खेती कर रही हैं, उनके पास भूमि अधिकारों तक समान पहुंच नहीं है, और यह तब उस संसाधन के संबंध में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके लिए बाधाएं और असमानता पैदा कर सकता है। अगला मुद्दा जो इन विभिन्न स्तरों को देखने के बाद आता है, वह है जिसमें जेंडर संबंध अंतर्निहित हैं। फिर हम शक्ति के बारे में बात करते हैं, जो जेंडर संबंधों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है।
रोलेंस मूल रूप से बहुत ही सरल शब्दों में कहती हैं, समाज असमान शक्ति संबंधों से आकार लेता है। पुरुषों और महिलाओं के बीच में संबंध असमान है। हालांकि यह काफी जटिल है, यह बहुत सीधा नहीं है और वह शक्ति के 4 वर्गीकरणों को देखती हैं। शक्ति अधिकता, पावर ओवर, जहां आप किसी को नियंत्रित करते हैं। यह वही है जिससे हम आमतौर पर महिला को नियंत्रित करने वाले पुरुष या मजदूर को नियंत्रित करने वाले जमींदार के रूप में देखते हैं। यह वर्चस्व और अधीनता के बीच का संबंध है। अगली तरह की शक्ति एक अधिक सकारात्मक शक्ति है। यह परिवर्तन को प्रभावित करने की शक्ति रखने के बारे में है। मिशेल फोको, जो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, उन्होंने वास्तव में एक संबंध परक इकाई के रूप में शक्ति के बारे में बात की कि यह शून्य में मौजूद नहीं है। शक्ति का प्रश्न तभी आता है जब लोग एक दूसरे के साथ रिश्ते में होते हैं। तीसरा शक्ति के साथ या सामूहिक कार्रवाई एकजुटता के बारे में है। जब हम सामाजिक परिवर्तन और बदलाव के बारे में बात करेंगे तो हम इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। और चौथी वास्तव में सूक्ष्म प्रकार की शक्ति है। यह हमारे भीतर की शक्ति है। हमारे पास जो आत्मविश्वास है, आत्म जागरूकता है। क्या हम महसूस करते हैं कि हम अधीनस्थ या उत्पीड़ित या असमान शक्ति संबंधों में अंतर्निहित हैं? जिस तरह से यह काम करता है, तो अगर आप इसे एक रिश्ते के रूप में देखते हैं तो यह बातचीत, प्रतिवाद, हेर-फेर आदि की एक सतत प्रक्रिया है। रोलेंस आगे कहती हैं कि शक्ति इन कई स्तरों पर मौजूद है। जब हम नायला कबीर के 4 स्तरों की संस्थाओं के बारे में बात करते हैं, तो शक्ति के स्तर के मामले में भी आपके पास व्यक्तिगत शक्ति है, यानी आपके स्तर पर, आपके भीतर आपकी शक्ति के संदर्भ में आपकी एजेंसी, आपके मित्र रखने की क्षमता, आपकी अपने लिए समय निकालने की क्षमता। खैर, अगली एक संबंध परक शक्ति है। यह सभी जेंडर के साथ हो सकती है। यह पीढ़ियों में हो सकती है, आपके माता पिता या आपके बच्चों के साथ या आपके ससुराल वालों के साथ। यह गैर सरकारी संगठन के विषय में हो सकती है या यह आपके शिक्षकों या शिक्षाविदों के साथ हो सकती है। आपकी सुनने, बातचीत करने, संवाद करने की क्षमता क्या है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप बस सब कुछ चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं या कोई संवाद भी चलता है? यह शक्ति की बातचीत का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और तीसरा वास्तव में उन लक्ष्यों के लिए सामूहिक शक्ति के समूह स्तर के बारे में है जिन्हें अकेले हासिल नहीं किया जा सकता है। यह समुदाय और गांव से लेकर क्षेत्र या देश तक विभिन्न स्तरों पर कार्य करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप घरेलू हिंसा का मामला लेते हैं, तो अकेले एक महिला इसे नहीं बदल सकती है। घरेलू हिंसा के प्रसार को समर्थन या नियंत्रित करने के लिए इसे सामुदायिक स्तर के समर्थन से लेकर राज्य स्तरीय कानून तक कई स्तरों पर कार्य करना होगा। नीति तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और आमतौर पर जब हम देखते हैं कि नीतिगत दृष्टिकोणों के भीतर शक्ति से कैसे निपटा जाता है। इसमें आप एक पूरी श्रृंखला पाते हैं जहां पहला जेंडर ब्लाइंड है, यानी परोक्ष रूप से पुरुष पक्षपाती, जो महिलाओं को बाहर करता है। मान ले कि आप कोई प्रोग्राम करते हैं या किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड या किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करते हैं। आप यह नहीं देखते कि इससे जुड़ी शर्तें क्या हैं। आप मान लेते हैं कि कोई भी किसान इसे प्राप्त कर सकता है, लेकिन किसानों के रूप में महिलाओं के पास भूमि स्वामित्व जैसे प्रमुख गुण या योग्यताएं नहीं हो सकती हैं, जो उन्हें इस संसाधन तक पहुंचने से रोक सकती हैं। इन्हें ही जेंडर ब्लाइंड पॉलिसी कहा जाता है। अगली है जेंडर न्यूट्रल, जहां आप महसूस करते हैं कि असमानता है, लेकिन आप जो भी मध्यवर्तन कर रहे हैं, यह शोध कर रहे हैं। आप वास्तव में इन्हें चुनौती नहीं देते हैं, इन असमानताओं पर सवाल नहीं उठाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप यह मान लें कि सभी देखभाल कार्य महिलाएं करती हैं और आप यह समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है कि महिलाएं सभी देखभाल कार्य करती हैं, लेकिन आप इस पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं। तीसरा स्तर है सुधार करना। यह जेंडर विशिष्ट है, जहां आप महसूस करते हैं कि कुछ बाधाएं हैं। मैंने महिलाओं और पुरुषों की व्यवहारिक जरूरतों के बारे में बात की कि कुछ बाधाएं होती हैं जिनका महिलाओं या पुरुषों को भागीदारी के लिए सामना करना पड़ सकता है और आप इसे दूर करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि महिलाएं पानी इकट्ठा करने में बहुत अधिक समय लगाती हैं, तो उनके पास बैठकों में भाग लेने का समय नहीं होता है।
आप एक मध्यवर्तन करना चाह सकते हैं जो उन्हें पीने का पानी या उनके घर के बहुत पास पानी का स्रोत प्रदान करता है, ताकि उन्हें पानी इकट्ठा करने में बहुत समय न लगाना पड़े और उससे उन्हें अन्य कार्यों को करने के लिए कुछ समय मिल सकेगा। यह संसाधनों और जिम्मेदारियों के वितरण के भीतर है, लेकिन आप कुछ व्यवहारिक जरूरतों को पूरा करके जीवन को आसान बनाने का प्रयास करते हैं। नीति दृष्टिकोण में चौथा स्तर जेंडर के बारे में जागरूकता फैलाना है, जहां आप वास्तव में कुछ असमानताओं की पहचान करते हैं, कुछ चुनौतियों का सामना करते हैं तथा कोशिश करते हैं और उन तरीकों को ढूंढते हैं जिनसे इन्हें पुनः स्वरूपित या संबोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक समाधान पितृत्व अवकाश हो सकता है, जिसमें कुछ दिन पुरुषों को पिताओं को भी बच्चे की देखभाल करने के लिए मिलने चाहिए। अंतिम स्तर जो हमारा लक्ष्य है, वास्तव में जेंडर पुनर्वितरण या परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के बारे में है, जहां हम इन शक्ति संबंधों में असमानताओं पर ध्यान देते हैं और हम इसे संसाधनों और जिम्मेदारियों के मौजूदा वितरण को बदलने या चुनौती देने के संदर्भ में हमारी नीतियों और कार्रवाई के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं इंडोनेशिया में एक परियोजना में काम कर रही थी। वहाँ बहुत सारी महिलाएं वास्तव में प्रवासी श्रमिक अन्य देशों में घरेलू कामगार हैं। कुछ मध्यवर्तन ऐसे हैं जो पुरुषों को अधिक जागरूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में वह घर की जिम्मेदारी लेते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं, जबकि महिला काम कर रही है और घर की किसी अन्य महिला सदस्य जैसे माँ या सास पर निर्भर किए बिना पैसे कमाकर वापस घर भेज रही है। यहाँ हम वास्तव में सामरिक हित के बारे में बात कर रहे हैं कि हम समाज को कैसे बदल सकते हैं। हम रिश्तों को और अधिक समान बनाने के लिए उन्हें कैसे बदल सकते हैं। यह मुझे वास्तव में सशक्तिकरण की समझ की ओर ले जाता है, जो कि विकास अभ्यास के भीतर उपयोग किया जाने वाला एक बहुत ही सामान्य शब्द है। हमने इसके बारे में ब्लॉक 1 में भागीदारी और सशक्तिकरण की चर्चा के दौरान बात की थी। यह क्या है? यह वास्तव में रणनीतिक जीवन विकल्प बनाने के बारे में है, जहां आपके पास क्षमता नहीं थी। बाईं ओर की तस्वीर एक छोटी स्कूली छात्रा के बारे में है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह लड़की हमेशा मुस्कुराने यानी खुश रहने में सक्षम हो, अपनी शिक्षा पूरी करने में और समान रणनीतिक जीवन विकल्प प्राप्त करने में सक्षम हो, जबकि ग्रामीण संदर्भ में उसे जल्दी विवाह या अन्य रीति रिवाजों के कारण इस तरह के अवसर से वंचित किया जा सकता है। हम इसी बदलाव की बात कर रहे हैं। हम इसी परिवर्तन प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं जो विकल्पों का विस्तार है। कौन से विकल्प उपलब्ध हैं जो भौतिक, तात्विक, सांस्कृतिक रूप से संभव हैं? यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जब हम विकल्पों के बारे में बात करते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के विकल्पों के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ सशक्तिकरण के संदर्भ में हम वास्तव में रणनीतिक विकल्पों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिसे मैं दूसरे क्रम का विकल्प कहती हूँ, वह रोजमर्रा के फैसले हैं, जैसे आज हम क्या पका सकते हैं, लंच या डिनर में हम क्या खा सकते हैं। यह रणनीतिक विकल्प नहीं है। हमें कुछ खाना है तो हमें कुछ पकाना ही है। लेकिन एक रणनीतिक विकल्प इस लड़की के लिए अपनी शिक्षा पूरी करने, रोजगार पाने, उच्च अध्ययन के लिए बाहर जाने, शादी करने का समय चुनने, किससे शादी करनी है, बच्चे कब करने हैं, कितने बच्चे होंगे, इस बात के अवसर हो सकते हैं। ये रणनीतिक जीवन के विकल्प हैं, और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि इस तरह के चुनाव करने की क्षमता में हमारी सामाजिक स्थिति के आधार पर असमानताएं उपस्थित हैं। मान लीजिए, अगर मैं बहुत कम संसाधनों वाली दलित महिला हूँ, तो वास्तव में मेरे चुनाव करने की क्षमता भी सीमित है। इसका मतलब यह है कि जब हम परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, तो यह स्थान और समय के अनुसार भिन्न होता है। यह अलग अलग स्थिति वाले लोगों के लिए भिन्न होता है। यह कोई एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोग सशक्तिकरण की अपनी प्रक्रियाओं को स्वयं आकार देते हैं। विकास के भीतर जब हम सशक्तिकरण के दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं, तो हम वास्तव में इन असमान शक्ति संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं, जो न केवल पुरुषों और महिलाओं के बीच, बल्कि महिलाओं और महिलाओं तथा पुरुषों और पुरुषों के बीच मौजूद असमान शक्ति संबंधों को भी स्पष्ट करता है। जैसा कि मैंने जमींदार और मजदूर या सास और बहू के उदाहरण दिए थे,
वे महिलाएं हो सकती हैं, लेकिन वे बहुत अलग शक्ति स्थिति में हैं। यहाँ दो बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसे सेन और ग्रोन ने तीसरी लहर के नारीवाद के बारे में बात करते समय नोट किया था। पहली, हमें व्यवहारिक जरूरतों और सबके रणनीतिक हितों के बीच अंतर करने की आवश्यकता है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था। और दूसरी बात यह है कि हमें वास्तव में टॉप डाउन कल्याण और गरीबी विरोधी दृष्टिकोणों से अधिक बॉटम अप दृष्टिकोणों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, जहां हम लोगों को महत्व देते हैं। हम वास्तव में जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं और पुरुषों के व्यवहारिक अनुभवों से सीखते हैं, और इसी के बारे में हमने प्रसार के लिए सहभागी दृष्टिकोण के संदर्भ में बात की थी। इसे सशक्त दृष्टिकोण या सशक्तिकरण दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है। नायला कबीर ने सशक्तिकरण को मापने के बारे में लिखा है, और वह 3 प्रकार के तत्वों के बारे में बात करती हैं, जो चुनाव करने में सशक्तिकरण को मापने में शामिल है। यह संसाधन, एजेंसी और उपलब्धि है, और मैं उनमें से प्रत्येक के बारे में बारी बारी से बात करूंगी। हमारे पास कौन से संसाधन हैं जिन तक हमारी पहुंच है? जो भौतिक संसाधन, मानव संसाधन, सामाजिक संसाधन जैसे नेटवर्क, नातेदार समूहों या जमींदारों के साथ संबंध, आपकी शिक्षा का स्तर, शायद आपके पास जो कौशल है आदि होंगे। एजेंसियां निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के बारे में है। हमें किस प्रकार के निर्णयों की आवश्यकता है, हमारे पास किस प्रकार का प्रभाव है, और उपलब्धियां हमारे स्वास्थ्य, हमारी भलाई, शिक्षा के स्तर, आवास, भोजन आदि के संदर्भ में अंतिम परिणामों के बारे में है। ये तीनों चर आपस में जुड़े हुए हैं और इन्हें एक साथ देखने की जरूरत है, क्योंकि समान संसाधनों के साथ परिणाम भिन्न हो सकते हैं। कबीर यह भी कहती हैं कि जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो कुछ योग्यताएं या बाधाएं होती हैं। और ये बाधाएं क्या हैं? यहाँ हम वास्तव में संरचनात्मक संदर्भ के बारे में बात करेंगे कि लोग अलग अलग स्थिति में हैं और इसलिए उनके पास चुनाव करने की अलग क्षमता है। आपकी प्राथमिकताएं भिन्न हो सकती हैं। यदि आप शहरी या ग्रामीण महिला हैं, यदि आप उच्च जाति, दलित या आदिवासी महिला हैं, तो आपके पास क्या विकल्प हैं? आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? और आपके द्वारा चुने गए कुछ विकल्पों में क्या मूल्य निहित है? मैं अपने कार्य से ही इसका उदाहरण देती हूँ, जो मैंने पश्चिमी यूपी में किया था। मैं एक जाट परिवार से मिली और वास्तव में उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा था। यह सच है कि यह जानने के लिए कि बच्चे का लिंग क्या था, उन्होंने एक बार स्कैन टेस्ट किया, जबकि महिला इस बात से बहुत दुखी थी। उसने कहा कि आप स्थिति के संदर्भ में जानते हैं, अगर उसका बेटा नहीं होता तो उसके लिए उस घर में रहना बहुत मुश्किल होता। उन्होंने कहा कि इसीलिए वास्तव में स्कैन करने की हामी भरना और उसे विकल्प बनाना महत्वपूर्ण था। अब जब आप नए संसाधनों का उपयोग करते हैं तो आपको कुछ लाभ होता है, क्योंकि ये कोई चुनौती नहीं है, बल्कि यह कुछ नया है। लेकिन फिर आप प्रकृति या परिवर्तन की दिशा की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। एक उदाहरण माइक्रो वित्तीय योजना है, जो हमारे संसाधनों का नया सेट है। यह बहुत सशक्त हो सकता है, लेकिन साथ ही यदि महिलाएं ऋणी हो जाती हैं, यदि उन्हें नुकसान होता है, और यदि एक संग्रह एजेंट है जो ऋण वसूलने के लिए लगातार उनका पीछा करता है, तो यह काफी दमनकारी भी हो सकता है। जब हम संसाधनों को देखते हैं तो यह वास्तव में वास्तविक विकल्प के बजाय क्षमता के माप के बारे में है। उदाहरण के लिए, ये महिलाएं जमीन पर काम कर रही हैं, उनके पास जमीन तक पहुंच है, लेकिन क्या यह जरूरी है कि वे सशक्त हैं? क्या फसल उगाने के मामले में उनका अपनी जमीन पर नियंत्रण है? क्या वे उस जमीन से उपज बेच सकती हैं? यह उनकी भूमि के बारे में निर्णय लेने में और परिणामों के संदर्भ में, खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में, आय सुरक्षा के मामले आदि के संदर्भ में किस हद तक उनकी क्षमता को दर्शाता है। यहाँ संसाधन एजेंसी के लिए एक क्षमता प्रदान करते हैं, लेकिन आमतौर पर नियंत्रण की अवधारणा द्वारा संचालित होते हैं और इसे मापना कुछ हद तक मुश्किल है। जब हम संसाधनों के मूल्य के बारे में बात करते हैं तो मैं पुनः व्यवहारिक और रणनीतिक आयाम के बारे में बात करना चाहूंगी। व्यवहारिक आयाम को भूमि के उदाहरण के लिए सहयोगी उपयोग कहा गया है। विश्व बैंक ने कहा था कि भूमि गरीबी कम करने के लिए एक बहुत ही उपयोगी संसाधन है। अगर आपके पास जमीन है तो आप गरीबी कम कर सकते हैं। दूसरा,
पुरुषों के गैर कृषि गतिविधियों में तेजी से बढ़ने के साथ यदि महिलाओं के पास भूमि अधिकार है तो वे अधिक कुशलता से भूमि पर खेती करने में सक्षम होंगी, क्योंकि वे ऋण, अन्य उत्पादक संसाधनों आदि तक पहुंच प्राप्त कर सकती हैं। निश्चित रूप से भूमि स्वामित्व आपके द्वारा उपयोग किए गए श्रम, अन्य संसाधन, यदि आप जानवरों, पशुधन को रख सकते हैं आदि के संदर्भ में अन्य सामाजिक संबंधों को भी संरचित करता है। लेकिन एक रणनीतिक आयाम भी है जिसे समानता आयाम कहा गया है, जो भारत में कई भूमि सुधार कार्यक्रमों, विशेष रूप से काश्तकारी सुधार कार्यक्रमों में अंतर्निहित था, जो मूल रूप से यह है कि यह न्याय या निष्पक्षता का सिद्धांत है कि हर किसी के पास कुछ जमीन होनी चाहिए, जो केवल गरीबी कम करने के लिए नहीं है। इस तरह के अधिकार और न्याय ढांचे को तब कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विधानों, घोषणाओं और सम्मेलनों द्वारा प्रचारित किया गया था, जैसे कि महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, मानवाधिकार, सतत विकास लक्ष्य आदि। यहाँ विचार यह है कि चूंकि महिलाएं आबादी का 50% हैं, इसलिए उन्हें संपत्ति के समान हिस्से का हकदार होना चाहिए। यह उनके सशक्तिकरण और चुनौती देने की क्षमता में योगदान देगा। फिर यह अधिकारों का मुद्दा बन जाता है। आप अधिकारों को, विशेष रूप से भूमि जैसे संसाधनों के अधिकारों को कैसे परिभाषित करते हैं? और यहाँ यह फिर से जटिल है। इसे साहित्य में एक अधिकार के बजाय अधिकारों के बंडल के रूप में देखा गया है। भूमि का उदाहरण लें तो हमें भूमि के प्रकार की विविधता मिल सकती है। आपके पास कृषि भूमि, निजी भूमि या सामान्य संपत्ति हो सकती है, जिसके बारे में हमने सतत आजीविका के बारे में बात करते समय भी चर्चा की थी। आपके पास वन भूमि हो सकती है। आपके पास विभिन्न प्रकार के अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार या सामुदायिक अधिकार हो सकते हैं। आपके पास स्वामित्व हो सकता है, या आपके पास उपयोग के अधिकार या काश्तकारी अधिकार हो सकते हैं। कई मामलों में स्वतंत्रता की अलग अलग डिग्री होती है। इसलिए हो सकता है कि मेरे पास जमीन पर पूरा अधिकार हो, लेकिन मुझे इसे बेचने की अनुमति ना हो। विरासत में मिली संपत्ति के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जमीन बेचने से पहले आप अपने परिजन समूह के कई सदस्यों की अनुमति भी ले लेते हैं। उपहार के, विरासत के, प्रवृत्ति के, राज्य हस्तांतरण के या खरीद के माध्यम से भूमि प्राप्त करने के विभिन्न तरीके हैं। कभी कभी खरीदी गई जमीन, शायद आप जानते हैं, उस पर आपका पूरा नियंत्रण है, जबकि जो जमीन उपहार या विरासत में दी जाएगी उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके संदर्भ में नियंत्रण या सीमाओं का बहुत अधिक अधिनियमन हो सकता है। अलग अलग समयावधि के दौरान भूमि के अलग अलग उपयोगकर्ता हो सकते हैं, मौसमी अभ्यास हो सकते हैं, एक प्रति अवधि हो सकती है। इसी तरह यह सामाजिक लिंग के मामले में बहुत दिलचस्प रूप से उम्र और वैवाहिक स्थिति से भिन्न होता है। इसलिए जमीन के एक ही भूखंड पर एक बेटी के पास, एक पत्नी के पास, एक तलाकशुदा महिला या एक विधवा महिला के पास अलग अलग अधिकार हो सकते हैं। अगर हम इन विभिन्न रूपों को देखें तो ये सभी अधिकार हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के अधिकार होते हैं। फिर हम सवाल पूछते हैं कि क्या यह केवल कानूनी नियंत्रण और उपाधि के बारे में, या अधिकारों के उपयोग की एक सीमा के बारे में है, जिसे अधिकारों, पहुंच और संसाधनों के रूप में भी गिना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन भूमि प्रौद्योगिकी पर स्वैच्छिक दिशा निर्देश वास्तव में वैधता शब्द पर जोर देती है। यह न केवल वैधता के बारे में है, बल्कि जब उस विशेष संसाधन या संपत्ति तक आपकी पहुंच को सामाजिक रूप से वैध के रूप में देखा जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके पास नियंत्रण या कुछ हद तक नियंत्रण है। स्वदेशी आबादी के लिए या यहाँ तक कि महिलाओं के लिए अब भी यही तर्क दिया जा रहा है कि यदि कानूनी अधिकार एक समस्या है, जब तक महिला उस भूमि पर काम कर रही है, तब तक उसे वैध रूप से एक मालिक के रूप में, एक किसान के रूप में और अन्य सभी प्रकार के संसाधनों और संपत्तियों के हकदार के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत में किसानों की राष्ट्रीय नीति के भीतर भी इसी तरह का तर्क दिया गया था, जिसने महिलाओं को किसान के रूप में परिभाषित किया था। इसमें वास्तव में यह कहा गया था कि महिलाओं को अन्य सभी संसाधनों का हकदार होना चाहिए। दूसरा आयाम एजेंसी के बारे में है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह वास्तव में किसी के लक्ष्यों को परिभाषित करने और उन पर कार्य करने की क्षमता के बारे में है।
यह बहुत जटिल है क्योंकि निर्णय लेने की प्रक्रिया आपके प्रभाव के संदर्भ में सीधी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, शक्ति स्वयं जटिल है, इसलिए एजेंसी भी जटिल है। यह काम के प्रकार के साथ भिन्न हो सकती है। इसलिए यदि श्रम बाजार में काम करने की बात करें तो वहां महिलाएं बहुत कम हो सकती हैं। लेकिन अगर इसकी शिक्षा या प्रजनन कार्य या घरेलू प्रबंधन से कोई लेना देना है तो इसमें महिलाएं बहुत अधिक संलग्न हो सकती हैं। मैं फिर से आपको उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण दूंगी। एक बहुत गरीब परिवार है, लेकिन बच्चे की देखभाल को महिला की जिम्मेदारी के रूप में ही देखा जाता है। महिला ने वास्तव में अपने पति से यह बहस की कि बच्चे को एक निजी स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, जिसका एक उच्च शुल्क था और उन्हें एक बड़ा ऋण लेना होगा। लेकिन पति इससे सहमत हो गया, भले ही वह एक उत्पादक कार्य करता है। इसी तरह यहाँ निर्णय लेने के विभिन्न आयाम हैं। जैसा कि मैंने कहा, व्यक्तिगत जीवन, विवाह, प्रजनन क्षमता, होने वाले बच्चों की संख्या के बारे में एक बहुत ही रणनीतिक निर्णय लेना। यह वित्तीय प्रावधान, घर चलाने, बच्चों की परवरिश आदि के बारे में भी हो सकते हैं। यहाँ इस प्रकार के निर्णय लेने में महिलाओं की स्थिति, चाहे वह एक माँ हो, पत्नी हो, एक बेटी हो, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सामाजिक संबंधों और संस्थाओं के बारे में हमारी कुछ शुरुआती अवधारणाओं पर फिर से बात करते हैं कि संस्थाओं और महिलाओं की कार्य करने की क्षमता के बीच एक संबंध है। उदाहरण के लिए, अब बहुत सारे पुरुष ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कर रहे हैं। महिलाएं बैंकों में जाने में, वे कृषि प्रशिक्षण, प्रसार अधिकारियों के पास जाने आदि में सक्षम हैं, क्योंकि संदर्भ बदल गया है। पुरुष अब वहां नहीं है और सामूहिक शक्ति का, सामूहिक एजेंसी में इन सामाजिक मापदंडों में से कुछ को स्थानांतरित करने में महिलाओं का महत्व बढ़ गया है। तो यह कुछ बहुत ही छोटे उदाहरण हैं। एजेंसी और महिलाएं रोजमर्रा के कार्य कैसे करती हैं। आप जानते हैं, यदि महिलाओं से परामर्श नहीं लिया जाता है, जैसा कि मैंने कहा, तो वे जरूरी नहीं कि बहस करेंगी। लेकिन अगर कोई फसल निर्णय उसकी सहमति के बिना लिया गया है, तो वे कैसे हेरफेर करती हैं, वे कैसे बातचीत करती हैं। मैंने संथाल परगना में महिलाओं को वास्तव में अपना श्रम वापस लेते और कहते देखा है कि उनसे सलाह नहीं ली गई और उन्हें दूसरी फसल उगानी है। इसी तरह सामुदायिक स्तर पर संसाधन क्या है, संसाधनों का उपयोग कैसे करें, और भूमि उपयोग के बारे में इस तरह की बातचीत हो सकती है। आप बाहरी लोगों से बात कर सकते हैं, जैसे कई महिलाएं मुझसे या अन्य एजेंटों से अपनी समस्याओं के बारे में बात करती हैं, ताकि कुछ पुरुषों, कुछ नेताओं को शर्मिंदा किया जा सके और उन्हें महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसी तरह सामूहिक कार्रवाई भी महिलाओं के नाम भूमि अभिलेखों और विधवाओं के लिए अधिकार सुनिश्चित करने के बारे में बहुत स्पष्ट है। भारत में एक संपूर्ण महिला नेटवर्क है जो विधवाओं और अलग हो चुके महिलाओं के अधिकारों के लिए काम कर रहा है। हमारे पास बहुत अधिक विकेंद्रीकृत और स्थानीयकृत भूमि प्रबंधन प्रणालियां कैसे हैं? शायद पंचायतों के माध्यम से, जो महिलाओं को किसान के रूप में पहचान सकें और उन्हें अधिकार दे सकें। हम पंचायतों जैसे निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं को कैसे शामिल करते हैं? और फिर सामूहिक स्तर पर, उदाहरण के लिए, जब किसी विशेष परियोजना के लिए राज्य द्वारा विस्थापन किया जाता है, तो हम उस मुद्दे को कैसे संबोधित कर सकते हैं? अंत में हम उपलब्धि पर आते हैं, और उपलब्धि वास्तव में उन प्रभावों के बारे में है जो मूर्त और अमूर्त, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक मूर्त प्रभाव मजदूरी में वृद्धि है, जबकि एक अमूर्त प्रभाव सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि होगा। यह भीतर की शक्ति और सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि के बारे में है। इसी तरह एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्तन संभवतः बढ़ी हुई आय बनाम साहूकारों पर कम निर्भरता के बारे में है। दूसरी तरह की उपलब्धि एक सवाल पूछना हो सकता है कि क्या महिलाओं ने व्यवहार के नियमित रूपों से बाहर कदम रखा है? मैं महिलाओं की भूमिकाओं और स्थितियों, जैसे कि माँ के रूप में, पत्नियों के रूप में, बेटियों के रूप में, पर जोर देती हूँ। उदाहरण के लिए, कभी कभी महिलाएं बाल टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं। वे अपने घर से बाहर जा रही हैं और यह निश्चित रूप से बाल टीकाकरण और बाल स्वास्थ्य के मामले में कल्याण परिणामों में सुधार कर रहा है। यहाँ महिलाएं माँ के रूप में और उनकी प्रजनन या देखभाल के रूप में अपनी भूमिकाएं निभा रही हैं।
अगर महिलाएं यह तय करती हैं कि वह गर्भ निरोधक के लिए जाना चाहती हैं या वह बच्चा नहीं चाहती हैं क्योंकि इससे उनकी खुद की जान जोखिम में पड़ सकती है, तो यहाँ यह वास्तव में पत्नियों के रूप में, महिलाओं के रूप में उनके स्वयं के हित में कार्य करने के बारे में है। प्रभाव की बात करें तो भले ही दोनों सकारात्मक उपलब्धियां हैं, बाल टीकाकरण, बाल स्वास्थ्य। दूसरी तरह की उपलब्धि जब महिलाएं वास्तव में अपने हितों के बारे में सोच रही हैं, यह बहुत अधिक रणनीतिक और परिवर्तनकारी है। और तीसरा, हम इनमें से कुछ संकेतकों की व्याख्या कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ महिलाओं के बाजार से संबंधित कार्य या रोजगार को सशक्तिकरण के संकेत के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि वे आय अर्जित कर रही हैं। इसका एक नकारात्मक अर्थ भी हो सकता है, जो महिलाओं के काम के बोझ को बढ़ाने, उनके अवकाश को कम करने और वास्तव में महिलाओं द्वारा सभी जिम्मेदारी लेने के बाद पुरुषों को जिम्मेदारी से छुटकारा पाने या उससे दूर होने के संदर्भ में है। मैं इसे जेंडर विश्लेषण के एक प्रमुख तत्व के साथ समाप्त करना चाहूंगी, जो कि विरोध की धारणा है कि महिलाएं एक सजातीय समूह हैं, जिनमें उम्र, वर्ग, जाति या अन्य पहचान का कोई अंतर नहीं है। इसके बाद अर्थव्यवस्था में पुरुष और महिला भूमिकाओं के बारे में प्रमुख आख्यानों पर सवाल उठाना है, जो यह मानते हैं कि घरेलू और आजीविका में उत्पादक और प्रजनन योगदान अलग अलग हैं। तीसरा, हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि जेंडर संबंध गतिशील होते हैं और वे समय के साथ बदलते हैं और वे अस्पष्ट हो सकते हैं। इसलिए हमें पुरुष भूमिकाओं, कठिनाइयों और पुरुष पहचान को बदलने के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। जैसा कि हमने महामारी और लॉकडाउन के दौरान देखा कि इनमें से बहुत से प्रवासी पुरुष बिना भोजन के, बिना आश्रय आदि के घर वापस जाने में फंस गए थे। इसलिए हमें वास्तव में जेंडर संबंधों को गतिशील रूप में देखने की जरूरत है। संसाधनों, आय और अधिकारों तक पहुंच को आकार देने में शक्ति संबंधों की भूमिका को पहचानना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्ययन के संदर्भ को स्पष्ट करें जिसमें महिला और पुरुष इसके विषय हैं। शिक्षार्थियों, इसके बाद मैं इस संक्षिप्त सारांश के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी कि जेंडर हमारे सामाजिक संबंधों का, हमारे दैनिक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें इस बात से अवगत होने की आवश्यकता है कि असमानताएं क्या हैं। एक बार जब हम असमानताओं से, चुनौतियों से अवगत हो जाते हैं, तो हम इन परिस्थितियों को बदलने के लिए कार्रवाई भी कर सकते हैं। ये अपरिवर्तनीय नहीं है और यही हमें आशा देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूँ।